ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमें आज सीखने हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सर आज हम कौन से टाइम फ्रेम में ये सारी चीजें करना सीखेंगे, H4 एंड डेली। क्यों सर, आप हमें जो है 1 आवर में वगैरह या 1 मिनट में ट्रेडिंग नहीं सिखाने वाले हो क्या? बिल्कुल सिखाने वाला हूँ, लेकिन ये जो है, आप अभी कंप्लीट बिगिनर हो इस स्ट्रैटेजी में। ठीक है, यू आर अ कंप्लीट बिगिनर इन दिस स्ट्रैटेजी, सो यू हैव टू जस्ट मेक श्योर दैट आप हायर टाइम फ्रेम्स में ही पहले इसको प्रैक्टिस करो। क्यों ऐसा, क्यों सर? क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम्स में, मान के चलो ये हायर टाइम फ्रेम है, लोअर टाइम फ्रेम में ऐसा होता है। ठीक है, दिस इज द प्राइस एक्शन ऑफ लोअर टाइम फ्रेम्स, जो आप में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, जो आपके लॉसेस को लीड करेगा। तो एज अ बिगिनर इन दिस स्ट्रैटेजी, आपको ये स्ट्रैटेजी जो है हायर टाइम फ्रेम्स में प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं बुलिश स्ट्रक्चर के बारे में। तो ऑफ कोर्स प्राइस बुलिश यानी क्या, अप ट्रेंड में होगी। ठीक है, अब एक पॉइंट होता है जहां से मार्केट क्या करता है, लगातार ऊपर जा रहा होता है, उसे मान के चलते हैं, हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। जैसे अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, इस पॉइंट से क्या है, लगातार मार्केट ऊपर गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को बुलिश स्ट्रक्चर मार्किंग का रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं। लेकिन क्या हम इस पॉइंट को बुलिश स्ट्रक्चर मार्किंग का रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं? नहीं, यहां से तो प्राइस नीचे आई है। क्या हम इस पॉइंट को मान सकते हैं? नहीं। क्या हम इस पॉइंट को बुलिश स्ट्रक्चर का रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है कंसोलिडेशन हुआ है। सो एक ऐसा लो पकड़ना है आपको जहां से लगातार प्राइस ऊपर गई हो, स्ट्रक्चर मार्किंग के लिए। सो वंस यू फाइंड दैट पॉइंट, अब आपको पता है कि बुलिश स्ट्रक्चर यानी जो है अप ट्रेंड में, कभी भी मार्केट ऐसा हुआ है क्या कि सर मैंने जो है बाय का ट्रेड लगा दिया और सीधा 1000 पिप की एक तरफ एक भी रेड कैंडल नहीं बनी, सारे ग्रीन कैंडल बन गए? ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, मार्केट हमेशा वेव्स में चलता है, यानी मार्केट बाइंग की वेव्स बनाता है, देन अगेन मार्केट थोड़े सेलिंग की वेव्स बनाता है, देन अगेन मार्केट जो है बाइंग की वेव बनाता है। अब ये सारे ड्रॉ कर लेता हूँ एक साथ में, क्योंकि बार बार कलर चेंज करना पड़ता है। ठीक है, और ये होता है आपके सेलिंग के ट्रेड्स, ये आप कह सकते हो, सॉरी सेलिंग की वेव, ट्रेड्स नहीं कह सकते। अब सबसे बेसिक रूल मैं आपको बताता हूँ कि क्यों हम हमेशा अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड करेंगे तो लॉस करेंगे। अब आपको पता है कि मार्केट में बाइंग और सेलिंग की वेव्स आ रहे हैं, लेकिन मार्केट ओवरऑल ऊपर जा रहा है, तो मार्केट हमारा क्या है, बुलिश है। तो बुलिश स्ट्रक्चर में लिखो ये सब, बाइंग की वेव को हम कहते हैं इम्पल्स, और सेलिंग की वेव को हम कहते हैं रिट्रेसमेंट। ये बुलिश स्ट्रक्चर में, हाँ। ठीक है, बीयर स्ट्रक्चर में उल्टा होगा। बीयर स्ट्रक्चर में सेलिंग की वेव को इम्पल्स कहेंगे और बाइंग की वेव को रिट्रेसमेंट कहेंगे। अब सर मार्केट में रिट्रेसमेंट आती क्यों है? अगर मार्केट को ऊपर ही जाना है तो सर मार्केट बार बार ऐसे वेव्स क्यों फॉर्म करता है? किसके किसके साथ ऐसा हुआ है कि सर ये मेरी बाइंग की लेवल है, लेकिन प्राइस यहाँ पे इतना फास्ट टैप करके निकल गई कि मुझे बाय करने का मौका ही नहीं मिला? किसके किसके साथ हुआ है ऐसा अपने ट्रेडिंग करियर में? ऑलमोस्ट सभी के साथ हुआ है, राइट? अब आप मुझे बताओ कि अगर आपके 0.01 लॉट को अगर आपको सही जगह पे एंट्री नहीं मिल रही है, तो बड़े इंस्टीट्यूशंस के $10 बिलियन के ऑर्डर्स है, क्या उनको सारे ऑर्डर्स एक ही जगह पे प्लेस करने का मौका मिलेगा? क्या उनको सारी एंट्रीज एक ही पॉइंट पे मिलेगी, एक ही प्राइस पॉइंट पे मिलेगी? नहीं। तो उसका सोल्यूशन क्या होता है? यहाँ पे वो $2 बिलियन के ऑर्डर डालते हैं, प्राइस ऊपर चला गया। अब मुझे बताओ, कोई प्रोफेशनल ट्रेडर हाई पे बाय करना प्रेफर करेगा क्या? मान के चलते हैं यहाँ पे प्राइस है, ठीक है, कोई यहाँ पे बाय करना प्रेफर करेगा? यहाँ पे नहीं। जानबूझ के वो इंड्यूस करते हैं प्रॉफिट बुकिंग की फेस, यानी क्या, कि हाँ भाई यहाँ से जो मैंने $2 बिलियन की एंट्री ली है, वो यहाँ तक अभी प्रॉफिट में चल रही है। तो जानबूझ के, ताकि सेलर्स को इनवाइट किया जाए या बेवकूफों को सेलिंग में बैठवाया जाए,
जानबूझ के एक सेलिंग की फेज इंड्यूस होती है, जो होती है उनकी प्रॉफिट बुकिंग। ये किनकी प्रॉफिट बुकिंग होती है? बड़े प्लेयर्स की, बिग प्लेयर्स की, जिसकी वजह से मार्केट में सेलिंग आती है। अब उनको अच्छे प्राइस पे जो है प्राइस और एंट्रीज ऐड करने का मौका मिलता है। अगेन प्राइस ऊपर जाती है, इस पॉइंट पे कोई बाय नहीं करेगा, उनको सस्ते दामों पे खरीदना है। फिर से वो प्रॉफिट बुकिंग की फेज लेके आता है, अगेन यहाँ पे अपनी एंट्रीज ऐड करते हैं। अगेन यहाँ पे जो है उन्होंने क्या किया, यहाँ पे बाय नहीं करना है, अगेन यहाँ पे उन्होंने क्या किया, और ऑर्डर ऐड किए। और जिस पॉइंट पे उन्होंने अपने सारे ऑर्डर्स जो है क्लोज कर दिए, वहां से आ जाता है ट्रेंड रिवर्सल, या आप कह सकते हो चेंज ऑफ कैरेक्टर। लेकिन वो हमें कल के क्लास में देखना है, वो हमें आज नहीं देखना है। सो क्यों मार्केट में रिट्रेसमेंट आती है, ये सबको समझ में आया? ये बड़े प्लेयर्स की प्रॉफिट बुकिंग होती है। ठीक है, सबको ये क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ कि क्या आपको बड़े प्लेयर्स की प्रॉफिट बुकिंग में ट्रेड करना चाहिए? कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है? कभी भी नहीं करना चाहिए। इन शॉर्ट मैं आपको यहां पे क्या कह रहा हूं, ऑलवेज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। यानी अगर मार्केट बुलिश है, अप ट्रेंड में है, तो आप सिर्फ बाइंग के ट्रेड्स देखो। अगर मार्केट बेरिश है, डाउन ट्रेंड में है, तो आप सिर्फ सेलिंग के ट्रेड्स देखो। और ये स्ट्रैटेजी जब आप कंप्लीट समझ जाओगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इस स्ट्रैटेजी में ऑटोमेटिकली आपको ट्रेंड वाले ट्रेड मिलते हैं, यानी जिस भी साइड में ट्रेंड चल रहा है वही ट्रेड्स आप प्रेफर करोगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। अब मुझे ये बात बताओ कि किसी को पता है कि रिट्रेसमेंट में एग्जैक्टली कितने रेड कैंडल बनने वाले हैं? किसी को पता होता है कि कितने एग्जैक्टली रेड कैंडल बनने वाले हैं? नहीं पता होता, राइट? ऑफ कोर्स नॉट। लिखो, नेक्स्ट टॉपिक, टू कैंडल रिट्रेसमेंट रूल्स फॉर वैलिड टू कैंडल, 2 CR लिख देता हूं। फर्स्ट रूल इज टू रेड कंजिकेटिव, कंजिकेटिव यानी क्या? लगातार, यानी बीच में ग्रीन कैंडल नहीं होनी चाहिए। टू कंजिकेटिव रेड कैंडल्स मस्ट फॉर्म। सेकेंड कैंडल्स बॉडी मस्ट क्लोज बिलो फर्स्ट कैंडल्स लो। अब देखो, मान के चलते ये दो रेड कैंडल है, ठीक है? इनके बीच में एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है, इसकी टॉप विक है, ये इसकी बॉटम विक है। अगेन ये एक रेड कैंडल है, ये इसकी टॉप विक है, ये इसकी बॉटम विक है। ये एक सिनेरियो हो गया। और दूसरा सिनेरियो है कि ये एक रेड कैंडल है, ये इसका टॉप विक है, ये इसका बॉटम विक है, और सेकेंड रेड कैंडल ऐसी फॉर्म हो गई। अब आप मुझे बताओ कि इन दो सिनेरियोज में से ऑफ कोर्स पहले सिनेरियो में जो है हमारे दोनों रूल्स फॉर्म हुए, यानी दोनों रेड कैंडल कंजिक्यूटिव बने हैं, और फर्स्ट रेड कैंडल की लो के नीचे सेकेंड रेड कैंडल की बॉडी क्लोज हुई है। ये लो होता है, ये क्लोज होता है, ये ओपन होता है रेड कैंडल का, और ये हाई होता है। आई होप कि आपको ये पता है, सेकंड लेक्चर में आपने देखा है। तो इस लो के नीचे जब सेकंड कैंडल की बॉडी क्लोज करेगी, अब यहाँ पे सर मैटर करता है क्या कि सर अगर पहली पिन बार बन गई तो कोई टेंशन नहीं है, सेकंड कैंडल अगर नीचे क्लोज होगी बॉडी लो के, ओके डन, ओके डन। बट अगर फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे सेकंड कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं है, देन दिस इज नॉट वैलिड टू कैंडल रिट्रेसमेंट। तो क्या ये तीनों सिनेरियोज आपको क्लियर है? क्या ये तीनों सिनेरियोस क्लियर है कि कौन सी वैलिड कैंडल होती है और कौन सी वैलिड कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं होती है, टू कैंडल वैलिड रिट्रेसमेंट? अब टू कैंडल रिट्रेसमेंट हमें ये बताती है कि हाँ, अब जो है प्रॉफिट बुकिंग फेज हो चुकी है, या प्रॉफिट बुकिंग बड़े प्लेयर्स का हो चुका है। अब कंप्लीट हो चुका है, या इसके बाद रेड कैंडल नहीं बनेंगे, ऐसा है क्या? नहीं। लेकिन अब किसी भी मोमेंट पे प्राइस फिर से बुलिश हो सकती है। तो जैसे ही ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट लग जाए, सर कंपलसरी है क्या कि पहले ही टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड हो? बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, सेकंड और थर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या ये अगेन एक पॉइंट समझ में आया आपको? पहले ही दो लगातार रेड कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड चाहिए ऐसा नहीं है, सेकंड और थर्ड भी हो सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? किसी को कोई आपत्ति?
अगर हो तो बताओ। ठीक है, फेक मूव ऐसी कोई चीज नहीं है भाई। आप मुझे ना कुछ अलग ही मत डालो इसमें, या तो टू कैंडल रिट्रेसमेंट है या तो नहीं है, ठीक है। कुछ भी बोल देने का बस। अब जब टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड हो जाती है, मान के चलते हैं टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है, उससे पहले का हाईएस्ट पॉइंट जो होता है ना, उसको हम कंफर्म कर लेते हैं एज अ कंफर्म्ड हाई लेवल ऑफ 1। ध्यान से सुनो। हमने क्या किया, एक पॉइंट से जो है लगातार बाइंग आ रही थी, ये देखा। बीच में यहाँ पे एक रेड कैंडल भी बन गई थी, देखा। लेकिन तुरंत क्या हो गया, फिर से ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो गया। तो एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे लगातार दो रेड कैंडल बने, फर्स्ट रेड कैंडल के लो के नीचे सेकेंड रेड कैंडल की बॉडी क्लोज हो गई। तो हमने इसे कहा वैलिड टू कैंडल रिट्रेसमेंट। और उससे पहले का जो भी हाईएस्ट पॉइंट था स्ट्रक्चर में या प्राइस एक्शन में, उसे हमने मार्क कर लिया एज अ कंफर्म्ड हाई या लेवल ऑफ 1। क्या ये सबको क्लियर है? यस। ठीक है। अब हमें ये नहीं पता होता है कि दो रेड कैंडल के बाद कितने रेड कैंडल्स बनने हैं, चाहे 100 बन जाए, ठीक है, 100 बन जाए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब मार्केट फिर से ग्रीन कैंडल्स बनाना स्टार्ट करेगा और एक ऐसा समय आएगा कि ये जो हमने हाई कंफर्म किया है ना, उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल की बॉडी क्लोज हो जाए, ठीक है। अगर ऐसी ग्रीन कैंडल है, यानी ऐसी वाली ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, फायदा नहीं है। ये ऐसी वाली ग्रीन कैंडल चाहिए जिसकी बॉडी ऊपर क्लोज हुई हो। तब इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग का पॉइंट और ये कंफर्म्ड हाई का पॉइंट, ये दो पॉइंट हो गए हमारे पास। ये एक हम कंफर्म्ड हाई का पॉइंट है, ठीक है, और ये एक क्लोजिंग का पॉइंट आ गया। इन दो पॉइंट्स के बीच का जो प्राइस एक्शन में लोएस्ट पॉइंट होगा, उसे हम कहेंगे कंफर्म्ड लो या लेवल ऑफ 2। बहुत ही सिंपल है। अगेन एक बार बताता हूँ। प्राइस बुलिश आई, टू कैंडल रिट्रेसमेंट हुआ, हाई कंफर्म हुआ। प्राइस जितना नीचे जाना है जाने दो, लेकिन जब फिर से ऊपर आएगा, क्योंकि अप ट्रेंड है, तो ऊपर तो आना ही है। तो इस हाई के ऊपर जैसे ही एक ग्रीन कैंडल की बॉडी क्लोजिंग होगा, इस कंफर्म्ड हाई और इस क्लोजिंग के बीच का लोएस्ट पॉइंट को हम कंफर्म लो लेवल ऑफ 2 कहेंगे। सिंपल एज दैट। क्या ये सबको क्लियर है? अगेन देखो, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि आपको जो है 100% समझ में आए। लेकिन क्या आपको 30-40% समझ में आ रहा है? क्योंकि मैंने इसको 3 साल दे दिए भाई, इस स्ट्रैटेजी को। तो मेरे को ये एक्सपेक्ट नहीं है कि भाई तुम एक ही दिन में सारा कुछ जितना मेरे को आता है या जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है उतना समझ जाओ। ठीक। क्या बेसिक सी चीजें क्लियर है आपको? कि भाई हाँ, कुछ टू कैंडल रिट्रेसमेंट जैसा होता है जिसकी वजह से हाई कंफर्म होता है। फिर जब उस हाई के ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी वन ग्रीन कैंडल की, तो उन दोनों के बीच का जो लोएस्ट पॉइंट होगा उन्हें हम कंफर्म लो कह लेंगे। जब प्राइस एक्शन आगे बढ़ता है ना महद, तब धीरे धीरे नए हाईस फॉर्म होते हैं, उसी को हायर हाई कहते हैं, ठीक है। नए हाईस फॉर्म होते हुए मार्केट बुलिश ट्रेंड में ऊपर जाना इज हायर हाई। क्या है ना, लोगों को बहुत पागल बनाया गया है, पता है। हायर हाई, हायर लो वगैरह ऐसी ऐसी कंसेप्ट, मतलब क्या था, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये एक ओजी स्ट्रैटेजी है। तो अब ओजी स्ट्रैटेजी तो बड़े प्लेयर्स बाहर नहीं निकाल सकते थे सबके लिए। तो इन्होंने क्या किया, इस ओजी स्ट्रैटेजी को अलग सलग नाम दे दिए, अलग सलग कुछ भी चिपका दिया। आप ये आप आगे भी फील करोगे। कल चोच के लेक्चर में तो आप बोलोगे, सर ये तो इसको ब्रेकआउट रिटेस्ट बोलते हैं, साले कितने हरामी है, कितना गलत सिखाते हैं। ये आपको धीरे धीरे अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ चलता है, तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अब मुझे बताओ, अगर प्राइस एक्शन यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट बन चुकी है, क्या ये हाई कंफर्म है? क्या ये हाई कंफर्म है? क्यों नहीं भाई? यस, दिस हाई इज कंफर्म, राइट। दिस हाई इज कंफर्म। लेकिन अब मुझे ये बात बताओ कि अगर ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट के बाद
ये हाई कंफर्म है। लेकिन क्या अभी तक इसके ऊपर क्लोजिंग आई है? नहीं। तो एक ऐसा हाई जहां पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट तो आ चुकी है लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है, उसको हम कहते हैं टेंटेटिव हाई, दैट इज लेवल ऑफ 3। समझ गए? एक ऐसा हाई जहां पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट आने की वजह से वो हाई तो बन गया है, लेकिन उस हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग नहीं है, तो उसे हम कहेंगे टेंटेटिव हाई, दैट इज लेवल ऑफ 3। 1 2 3। इन तीनों लोज में से लास्ट कंफर्म लो कौन सा है, एकदम मोस्ट रिसेंट लास्ट कंफर्म लो? 3, राइट? लिखो, लास्ट कंफर्म लो इज कॉल्ड एज लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट। लास्ट कंफर्म लो भी, अगर मान के चलो यहां पे ऐसा प्राइस एक्शन हो गया, तो ये लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है? जैसे जैसे लो शिफ्ट होगा वैसे वैसे लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट शिफ्ट हो रहा है। सिंपल रखो, क्लीन रखो, नीट रखो, कोई कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। लास्ट कंफर्म लो इज कॉल्ड एज लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट। ठीक है? तो क्या हम अब लाइव एग्जांपल पे चले 4 आवर और डेली के चार्ट में, जहां पे हम बाइंग की स्ट्रक्चर मार्क करके देख सके? यस। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, सो वही एग्जांपल लेंगे सबसे रिसेंट वाला। इस पॉइंट से जो है लगातार बाइंग हमें देखने को मिली है। अब इस पॉइंट को हम कहेंगे रेफरेंस पॉइंट। ठीक है? अब क्या हुआ है, इस रेफरेंस पॉइंट से लगातार दो रेड कैंडल शायद यहां पे बने हैं। ठीक है, इस पॉइंट के बाद यहाँ पे। लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है? क्या ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है? क्या फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे सेकंड कैंडल की बॉडी क्लोज हुई है? नो। लेकिन मुझे जब मैं आगे जाता हूं प्राइस एक्शन में, क्या ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है? यस। तो अगर मैंने इस पॉइंट से मार्किंग स्टार्ट किया है और यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट लगी है, उससे पहले का हाईएस्ट पॉइंट क्या मैं इसको मार्क कर सकता हूँ? यहाँ पे मैटर नहीं करता है रेड कैंडल से बने ग्रीन कैंडल से बने, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है? अब इस कंफर्म्ड हाई के ऊपर आ गई ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग, अगर एक पिप की भी क्लोजिंग आएगी ना चलेगा, डन है। इन दो पॉइंट्स के बीच का लोएस्ट पॉइंट बन गया ये।
विच इज कंफर्म लो लेवल ऑफ 2। अगेन, यहाँ पे सिर्फ एक रेड कैंडल हुई, यहाँ पे दो रेड कैंडल हुए। क्या ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है? उससे पहले का हाईएस्ट पॉइंट ये बन गया। अब मुझे बताओ कि क्या इस कैंडल ने हाई कंफर्म किया या इस कैंडल ने हाई कंफर्म किया, सॉरी लो? ऑफ कोर्स सेकंड वाले ने। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी क्लोजिंग है। अब मुझे बताओ कि क्या ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है? इट इज वैलिड। इट इज वैलिड। लेकिन आप मुझे बताओ, अगर ऑलरेडी एक टू कैंडल रिट्रेसमेंट के चलते हाई कंफर्म है, तो हमें और एक टू कैंडल रिट्रेसमेंट की जरूरत है? नो। ठीक है, तो लिखो, जब तक एक हाई कंफर्म हो जाता है, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है, तब तक आपको नए टू कैंडल रिट्रेसमेंट देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आप मुझे बताओ कि क्या ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है इन तीनों कैंडल्स में से कोई भी? नो। क्या ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है? क्या ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है? उससे पहले का हाईएस्ट पॉइंट लो स्ट्रक्चर में मार्क करो, हाई कंफर्म करो, उस हाई के ऊपर क्लोजिंग आई, उन दो पॉइंट्स के बीच का जो है लोएस्ट पॉइंट क्या है? ये है। अब मुझे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपसे पूछनी है। अगर इस कैंडल की लो यहां तक होता, तो आप इसको कंसिडर करते लो या इसको कंसिडर करते लो? ठीक से सोच के बताना। फर्स्ट को नहीं कर सकते क्योंकि रूल क्या है, इस कंफर्म्ड हाई से लेके इस क्लोजिंग के बीच का। समझ गए? इन दोनों के बीच का चाहिए। समझ गए सबका? सब लोग समझ गए? मुझे अच्छा लगा। बहुत दिन बाद स्ट्रक्चर मार्किंग का क्लास ऐसे हुआ है कि हर एक डाउट क्लियर हो गया। आई फील गुड, आई फील गुड। मतलब स्ट्रक्चर मार्किंग का इतना ऑनेस्टली क्रेजी नहीं होता है, लेकिन आई फील गुड कि हर एक डाउट सॉल्व हो रहा है। ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है? नहीं है। क्या इन चारों कैंडल्स में से कोई भी टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है? नहीं है। क्या यहाँ पे कोई हाई लो मार्क होगा? द रीजन इज, द आंसर इज नो। ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है? यस, यहाँ पे हाई मार्क होगा, यहाँ पे लो मार्क होगा। क्या यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है? यस, यहाँ पे उससे पहले का हाईएस्ट पॉइंट और ये लोएस्ट पॉइंट मार्क होगा। अब यहाँ पे जाके लास्ट में टू कैंडल रिट्रेसमेंट आया, तो अब आप मुझे बताओ इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे जिसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आया है? हाई तो बन गया टू कैंडल रिट्रेसमेंट के चलते, टेंटेटिव हाई, दैट इज लेवल ऑफ 3। और इस लो को क्या कहेंगे, जो लास्ट कंफर्म लो है? लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट। ठीक है, LSM। ठीक है, LSM। और जब लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के नीचे क्लोजिंग हो जाती है, तब हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप यहां से अपनी जिंदगी बदल सकते हो 4000 पिप का ट्रेड लेके। लेकिन आज नहीं। ठीक है? समझ गए क्या होता है बुलिश स्ट्रक्चर मार्किंग? अगर आपको अभी कोई दोस्त बोलेगा नींद में भी कि भाई बहुत ट्रेडर ट्रेडर करता है, चल मेरे को ये चार्ट का जरा बता कि कहाँ पे हाई है, कहाँ पे लो है, क्या ट्रेंड चल रहा है और कहाँ पे चोच होने वाला है, बता सकते हो? ठीक है। अगर आप बता सकते हो, तो इस क्लास का जो है, हमारा जो मोटिव था इस क्लास में आने का, विद इन 25 मिनट्स बहुत अच्छे से आप लोग
गेहूं की साथ की वजह से मैं तो कहूंगा, क्योंकि मैं खुद शौक हूं कि भिंडी इतनी जल्दी कैसे हो रहा है। बट यस, बहुत सारी चीजें एक दिन जो है ग्रास्प करने का ट्राई नहीं करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको स्ट्रक्चर मार्किंग की पीडीएफ भेज चुका हूं, दोनों एग्जांपल्स भेज चुका हूं। आपको सिर्फ एक काम करना है, सारे करेंसी पेयर्स में जाके, सारे जो करेंसी पेयर्स है उन सब में जाके अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है। क्या? 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम में बुलिश स्ट्रक्चर मार्किंग करनी है। और मैंने जो पीडीएफ भेजी है उसमें बेरिश स्ट्रक्चर मार्किंग का भी है, लेकिन हम वो कल की क्लास में देखेंगे जब हम चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद कैसे बेरिश स्ट्रक्चर मार्क करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगेन, आई एम लिटरली शॉक्ड कि ये 30 मिनट्स में कैसे हो गया, क्योंकि इसके लिए नॉर्मल बैचेस में मेरे को 45 to 50 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। कोई डाउट है या डन है? वन रिट्रेसमेंट आपको 5th क्लास में सिखाई जाएगी, ठीक है भाई। 3 इयर्स के बाद ऐसा कुछ देखा है? अरे अभी तो रुको यार चिराग भाई, अभी तो आप बहुत ज्यादा सेक्सी सेक्सी चीजें देखने वाले हो आप यहाँ पे, मतलब भाई आपको मजा आ जाएगा। सिंपल है नहीं ब्रो, स्ट्रक्चर मार्किंग इज क्लियर। 4 आवर में चेक करना है ना? हाँ, 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम में, उसके नीचे लोअर टाइम फ्रेम में मत आना, क्योंकि बार बार चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। और जब चेंज ऑफ कैरेक्टर का क्लास हो जाएगा तब आप वो भी कर लोगे, ठीक है। ठीक है। अरे थैंक यू सुजन भाई, थैंक यू। मैं चाहता हूं कि आप एग्जाम्पल्स मुझे लाके दो मोहम्मद भाई, मैं यहाँ पे आपको 100 एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ। मैं चाहता हूं कि इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे आप कितना इनपुट देते हो, एंड देन उसके बाद आप क्वेश्चन पूछो कि क्या प्रॉब्लम आए, ठीक है, क्या प्रॉब्लम आए। मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे आपको स्पून फीडिंग ना करूँ, 2 वे कम्युनिकेशन हो और 2 वे एफर्ट हो यहाँ पे, ठीक है। हेमंत गांधी हो जाएगा इलीट एक्सेस, टेंशन नहीं है। आपने गूगल फॉर्म अगर ठीक से फिल किया है तो ठीक है। तात्या दाखवला बोल ना, एकदा फॉर्म चेक करायला पोरांनी फॉर्म भरलेत रे आणि त्यांना ऍक्सेस नाही भेटलाय ट्रेड बुकचा। ठीक है, मैंने बता दिया है गाइस। ठीक है, ओके। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, मिलते हैं न्यूयॉर्क सेशन में फिर, ठीक है। न्यूयॉर्क सेशन में मिलते हैं। ठीक है। सनी भाई हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। किस चीज का रिप्लाई नहीं आया है सनी भाई, मुझे बता सकते हो? किस चीज का रिप्लाई नहीं? डाउट सॉल्विंग का रिप्लाई नहीं आया है या ट्रेड एफएक्स बुक का रिप्लाई नहीं आया? डाउट सॉल्विंग। यार मैं दोनों भी यूज नहीं करता हूँ अल्फी भाई, मैं फोर्ट्रेस एफएक्स यूज करता हूँ। अगर आपको चाहिए कि आपके पैसे के साथ झोल झपला ना हो तो आप भी फोर्ट्रेस यूज कर सकते हो। ठीक है। फिर कोई टेंशन नहीं है। हाउ डू आई नो आई एम बिफोर योर आईबी? जस्ट डिपॉजिट भाई, डोंट वरी अबाउट इट। आईबी वाईबी का चक्कर नहीं है, मैं आपको शिफ्ट करवा लूंगा, ठीक है, टीम की तरफ से मेरे अंडर। यू जस्ट डिपॉजिट एंड फिल द फॉर्म। ओके। नो इश्यूज, नो इश्यूज। ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू। बाइनांस से ओके। BEP20 से भेज सकते हो यार, जैसे भी है, मतलब इट्स वेरी इजी। ऑर्डर टाइप्स इट्स वेरी बेसिक, फिर भी मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, कोई टेंशन नहीं। ठीक है। वीडियो भेज रखा है भाई, आप वीडियो देख लो एक बार, ठीक है। चलो टाइम टेबल बनवा देता हूँ आज, ठीक है, मेरा ही काम है टाइम टेबल का। मैं बनवा देता हूँ। कल क्लास है फॉर श्योर, 100% आपका कल का क्लास है, ठीक है। डन है। ठीक है, ओके।
थैंक यू गाइस, थैंक यू।